आप सबको नमस्कार, सादर अभिनंदन। कल हम लोगों ने कोष्ठक शीर्ष, पादहर्ष और वातकंटक के बारे में चर्चा की थी। आज अवबाहुक और खल्ली पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर के.एन. गंगवार, 56 एज है, फीमेल पेशेंट है। इंक्रीज्ड पीटीएच लेवल पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ है। इसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हाई पीटीएच अर्थात पैराथायरॉयड हार्मोन जब कभी बढ़ता है, जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ये कैल्शियम हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जब भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो शरीर में भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, या कभी कभी एब्जॉर्प्शन में भी डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और इस कारण पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। It means you are not getting enough calcium in your diet or body, not get absorbing calcium, or you are losing calcium through urination. कई बार बहुमूत्रता होती है और उसके माध्यम से कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाता है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप पीटीएच की बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें लक्षण जो होते हैं, लंप इन द नेक में सूजन आ जाती है। देन डिफिकल्टीज ऑन स्पीकिंग और स्वॉलिंग, बोलने में और निगलने में कठिनाई होती है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और कभी कभी सडन ब्लड प्रेशर, ब्लड में जो कैल्शियम है वो लेवल उसका बढ़ जाता है अचानक। इसके अलावा फटीग, थकावट, ड्राउजीनेस, यूरिनेशन मोर, ज़्यादा पेशाब लगती है, पॉलीयूरिया टाइप का, और जैसे हड्डी में वेदना जिसको बोलते हैं बोन पेन, वो होता है। और कभी कभी किडनी में स्टोन में डेवलप हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए कैल्शियम से युक्त पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स। इनका प्रयोग करेंगे तो आपको कैल्शियम की मात्रा अधिक मिलती जाएगी। दूसरा, 2 चम्मच सफ़ेद तिल प्रातःकाल सेवन करें, इससे भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। औषधियों में मुक्ता प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को देने से पेशेंट को लाभ मिलता है। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी अवलेह, च्यवनप्राश, आमलक के आदि रसायन आदि का सेवन भी रोगी में करना चाहिए। इससे पीटीएच लेवल्स कम हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा शरीर में पूर्ण रूप से प्रभावित होने लगती है। डॉक्टर आयुषी शाह, उनका पेशेंट है, 56 उम्र है, फीमेल पेशेंट है। स्टेज 3 एंडोमेट्रियोसिस का रोगी है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 4 प्रकार का एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 में मॉडरेट टाइप के लक्षण मिलते हैं। इन स्टेज 3 इज मॉडरेट endometriosis. Not only are there many deep endometrial implants, but there may be
endometrial cyst on at least one ovary. This growth are also called chocolate cyst, क्योंकि वो चॉकलेट वर्ण का होता है। आपने बताया है कि आपके पेशेंट का चॉकलेट सिस्ट का ऑपरेशन हो चुका है। पेशेंट में कफ पित्त वृद्ध है, साथ में एडिशन अराउंड दी सीजियन स्कार, ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो इसमें लेखन वस्ती लगाना चाहिए। लेखन वस्ती में त्रिफला, वायविडंग, गिलोय, नागरमोथा और सुंठी, इनका काढ़ा बना लें 30-30 ग्राम लेकर के 300 ml, 50 ml गोमूत्र और 50 ml शहद, यवक्षार 10 ग्राम, 5 ग्राम सेंधौ मिला करके वस्ती देवें। इसमें उत्तर वस्ती भी बहुत ही लाभप्रद हो सकती है। उत्तर बस्ती में फलघृत या दशमूल तेल का प्रयोग आप बस्ती में कर सकते हैं। इसके अलावा कुमारी आसो और 10 मूल अरिष्ट, कुमारी आसो 2 चम्मच, 10 मूल अरिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम लेना चाहिए। कांचनारी गुलू 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को पानी के साथ देना चाहिए, तो इसमें आराम प्राप्त होगा। मंगला कामथ, उनका प्रश्न है आईवीडीपी का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। आईवीडीपी मीन्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलेप्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलेप्स। इट इज आल्सो कॉल्ड लंबोसियाटिका, क्योंकि मुख्य स्थान इसका लंबर होता है, लंबर रीजन। सिम्टम्स में लोअर बैक पेन, नम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन इन शोल्डर जॉइंट, बैक, आर्म्स, लेग्स एंड फीट। नेक पेन, गर्दन में बहुत वेदना होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। प्रॉब्लम्स ऑन बेंडिंग, झुकने में तकलीफ। मसल्स वीकनेस, पेन इन बटक, हिप्स, लेग्स, और जहाँ जहाँ सियाटिका नर्व का कोर्स होता है, स्फिक पूर्वो कटिपुष्टोरु जानु जंघा पदक्रमात, वहाँ पर रोगी में वेदना प्राप्त होती है। इसमें सर्वाइकल में ज़्यादा अगर प्रभाव ज़्यादा है डिस्क का, तो वहाँ पर ग्रीवावस्थी लगावें, और लंबर रीजन में कटिवस्थी एक साथ ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पेशेंट के पास समय नहीं रहता है। एक साथ आप ग्रीवावस्थी और कटिवस्थी लगा सकते हैं। अश्वगंधा बला तैल, सहचर तैल, दशमूल तैल, मुरुवन्ना तैल, इन तेलों में कोई भी तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। धारण काल कम से कम 45 मिनट रखें। ग्रीवावस्थी लॉन्गिट्यूडनल होगी और जो कटिवस्थी होगी वो गोलाकार होगी। 2 इंच कम से कम 2 अंगुल ऊंचा उड़द दाल के आटे का घेरा बनाना है और उसमें कुनकुना ऑयल डालना है। बीच बीच में ऑयल को निकाल कर गर्म करते रहें ताकि टेम्परेचर एक समान बना रहे। टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। इसके बाद फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। कटिवस्थी या ग्रीवावस्थी लगाने के बाद पत्रपिंड श्वेत जरूर करें। पत्रपिंड श्वेत में एरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र, अड़ूसा और अर्क पत्र, इनको बारीक काट लें और जैसे सब्जी, हरी सब्जी हम बनाते हैं घर में, उसी प्रकार तेल में छौंक लगा दें। तेल में अश्वगंधा बला तेल ठीक रहेगा। करीब 50 ml डाल करके उसमें मेथी, लहसुन, जीरा ये सब डाल करके और जो आपने काटा है बारीक उसको छौंक लगा दें और इसमें पतले पत्ते नींबू के टुकड़े भी डाल दें। साथ ही नारियल का जो
भुरका आता है वो करीब 4 चम्मच डाल दें और अच्छी तरह पकाएं। जब लुगदी बनने लगे तब तक पकाएं और फिर इसकी 2 पोटली बना लें। अश्वगंधा बला तेल या सहचर तेल मोटे तवे में लगभग 100 ml रखकर धीरे धीरे गर्म करें और इस पोटली को उसमें डुबो करके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ वेदना होती है, ख़ास तौर से स्पाइनल कार्ड का पूरा रीजन, सर्वाइकल से लगाकर लंबोसेक्रल रीजन तक ऊपर से नीचे की ओर गति करके अभ्यंग और स्वेदन इस पत्रपिंड स्वेद के माध्यम से करें। इससे रोगी को बहुत ही लाभ भी प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें कालबस्ती जरूर देवें। कालबस्ती में अनुवासन बस्ती 10 मूल की मात्रा 30 ml, थोड़ा सा सेंधव भी इसमें मिला दें, भोजन के बाद देना है। और निरूह बस्ती के रूप में एरण्य मूलादि बस्ती या 10 मूल की बस्ती ये देवें। क्रमशः जो क्रम बताया है उसी क्रम से देवें। 16 बस्ती का योग जरूर देवें। इसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट के रूप में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा 10 मूलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच 10 मूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देवें। सिंहनाथ गुग्गुलू और महायोगराज गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार इनका सेवन कराएं। ये ट्रीटमेंट आप लगातार देंगे तो जो आपका प्रॉब्लम है IVDP की वो निश्चित रूप से इसमें आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, इन्होंने पूछा है प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन सी रस औषधियाँ या मेडिसन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। लैक्टिंग मदर में वहाँ पर कौन कौन सी औषधियाँ लेना चाहिए और कौन सी नहीं लेना चाहिए। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन हो तो कोई भी तीक्ष्ण औषधि जिसमें तीक्ष्ण कुटकी हो, यवक्षार हो, गोमूत्र हो, क्षार हो, ऐसी औषधियों का प्रयोग न करें। और बहुत अधिक मात्रा में रस औषधियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आप कर सकते हैं। ज़्यादातर हर्बल मेडिसिन देने का प्रयास करें तो पेशेंट को ठीक रहेगा। इंडिकेशन में जो मासानुमानसिक क्रम है उसका पालन करना चाहिए। इसमें शतावरी, अश्वगंधा, मुलैठी ये चूर्ण बना करके निरंतर गर्भावस्था में पेशेंट को देना चाहिए। लैक्टिंग अवस्था हो यदि मदर की तब भी शतावरी का चूर्ण बहुत ही लाभप्रद होता है। शतावरी पाक 5 ग्राम दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा अमलक आदि रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, ये भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए श्रेष्ठ है। और जैसा मैंने बताया मासानुमासिक क्रम प्रेग्नेंट लेडी में अपनाना चाहिए और बहुत ज़्यादा तली मली चटपटी चीज़ें इसका सेवन ना करें और घर का हल्का फुल्का काम ज़रूर करें। एकदम आराम मत करें, नहीं तो डिलीवरी में भी परेशानी आ सकती है। डॉक्टर नीरज वर्मा 25 साल का मेल पेशेंट है, वेट उसका 58 है, वांटेड टू इंक्रीज वेट, वजन बढ़ाना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहता है, स्टेरॉइड वो लेना नहीं चाहता। ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? वैसे देखा जाए अगर 25 साल का मेल है, 58 वजन है तो स्वस्थता के दृष्टिकोण से ये ठीक है। फिर भी यदि वेट बढ़ाना है तो ब्राह्मण औषधियों का सेवन करें, खान पान में ध्यान रखें। उड़द दाल के या आटे के या मूंग के लड्डू बनाएं, उसको खाएं। उचित व्यायाम या
योगा करें, सूर्य नमस्कार आदि करें और खुश रहें। ज़्यादा चिंता ना करें, चिंता करने से भी हेल्थ नहीं बनती है। खाने में घी दूध का प्रयोग जितना आप कर सकते हैं वो करें। औषधियों में आप अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, ये तीनों का बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार देवें। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद देवें। पर कोई ऐसी इंस्टेंट दवाई एलोपैथी की ना लें। जैसे आपने स्टेरॉइड की चर्चा की, इसके लेने से वेट तो बढ़ जाता है लेकिन हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और रोगी का व्याधि क्षमता तो बिल्कुल कम हो जाता है। तो आपकी देखा जाए एज के आधार पे 58 kg वजन है तो ठीक है। बॉडी बिल्डर यदि बनना है तो अलग बात है, फिर तो आपको जिम ज्वाइन करके और जो जिम के निर्देशक हैं उनके अनुसार आपको डाइट लेनी पड़ेगी। डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह, 5 इयर्स का बच्चा है, आवाज़ साफ नहीं आती, आवाज़ जो है क्लियर नहीं होती है। इसके लिए अकरकरा और मुलैठी, अकरकरा और मुलैठी, इनका यवकुट चूर्ण तैयार कर लें और लगभग 10 ग्राम यवकुट चूर्ण दोनों का मिला हुआ, 2 कप पानी, आधा कप बचे तब तक पका लें। ऐसा आधा कप सुबह और शाम को दोनों टाइम बच्चों को पिलाएं, दूध के साथ पिलाएं। इसके अलावा अरविंदासो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पानी के साथ देवें। बाल चतुर्भद्र चूर्ण, यह भी बड़ा उपयोगी है। बाल भद्र चतुर चूर्ण या बाल भद्र सिरप भी आता है, इसका भी प्रयोग करें। इससे भी आवाज़ में सुधार जरूर पेशेंट को प्राप्त होगा। डॉक्टर लोकेश शर्मा, 70 साल का पेशेंट है, मेल है, उसको जॉइंडिस है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। इसके अलावा वर्टाइगो, टिनिटस दिन में होता है, बहरापन भी हो गया है और एक आर्टरी में 70% ब्लॉकेज है। मुझे लगता है कॉर्नरी के बारे में बात कर रहे होंगे और इसकी वजह से ही पाल्पिटेशन, स्लीप टाइम, जब सोते हैं तो धड़कन ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो सर्वप्रथम जॉइंडिस का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो दूसरे अन्य व्याधियां भी इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जॉइंडिस में तिक्त से सिद्धित घृत का अभ्यंतर स्नेहपान करा के तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए। तत्र पाण्डवामयी स्निग्धस तीक्ष्ण ऊर्ध्वनुलोम कई है, संशुद्धो मृद्भिस्तिक्ते कामली तु विरेचनी है। ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्या अन्नानि दापेत, शालीन स यव गोधूमान पुराणान स यूष संहितान। हल्का आहार देना चाहिए। तो इसमें पंचतिक्त घृत से अभ्यंतर स्नेहपान कर लें या त्रिफला घृत से भी कर सकते हैं, पर पंचतिक्त घृत ठीक रहेगा। उसके बाद विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद संसर्जन करो। और इसमें बंदाल एक औषधि आती है, आपको जहाँ कच्ची औषधियाँ मिलती हैं वहाँ मिल जाएगा। उसका यवकुट चूर्ण कर लें। 2 चम्मच यवकुट चूर्ण लेकर के उसमें थोड़ा पानी मिला के 1 दिन पहले भिगो के रख दें और फिर प्रातःकाल मसल करके छान लें। 6-6 बूंद की मात्रा प्रत्येक नासा में देवें। आप 3 दिन लगातार देंगे तो जितना भी बढ़ा हुआ पित्त है, बिलीरुबिन है, आँखों में जो पीलापन है, वो 3 दिन के अंदर गायब हो जाता है। यह अनुभूत चिकित्सा है, इसका आप प्रयोग करें। औषधियों में मुक्ताप्रवाल पंचामृत, मंडूर मुक्ताप्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम दिन में 2-3 मात्राएं
पेशेंट को देवें। आरोग्यवर्धनी टैबलेट लिव 52 दो गोली दिन में 2 बार पानी के साथ जरूर देवें। इसके अलावा लोहासो और द्राक्षासो, लोहासो 2 चम्मच, द्राक्षासो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इससे बिलिरुबिन की मात्रा कम हो जाएगी, जॉइंटिस भी ठीक हो जाएगा। वर्टाइगो हो, टिनिटस प्रॉब्लम, टिनिटस में विभिन्न प्रकार के साउंड सुनाई देते हैं पेशेंट को, और वर्टाइगो ये भी नर्वस डिसऑर्डर है। एक तो होता है गिडिनेस जिसमें चक्कर आते हैं, और वर्टाइगो में चीज़ें घूमती नजर आती हैं। ये दोनों में डिफरेंशिएशन है। वर्टाइगो और टिनिटस के लिए मेध रसायन क्वाथ, उसमें मुलहठी, गिलोय, शंखपुष्पी और मंडूक पर्णी, इनको यौकुट कर लें 100 ग्राम, और 4 चम्मच ये दवा, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को खाली पेट में सेवन कराएं। इसके अलावा टैबलेट मेंटेट कैप्सूल स्ट्रेसकॉम 2 गोली दिन में 2 बार। शंखपुष्पी घन बटी, शंखपुष्पी घन 2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। चरक की टैबलेट नियो आती है, नियो का भी सेवन आप करा सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। और साथ में वर्टाइगो टिनिटस के लिए शिरोधारा, शिरोधारा अश्वगंधा बलादि तैल से 50 मिनट का धारण कराएं, लगभग 11-11 दिन के 3 कोर्स देवें। और नस्य कर्म भी वर्टाइगो और टिनिटस में लाभ करेगा। नस्य कर्म के लिए अणु तैल या इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार नासा में डालें। इससे पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। इस उम्र में बहरापन नेचुरल है, 70 साल के ऊपर कई बार बहरापन हो जाता है, और इसमें डिजेनरेशन के कारण होता है। ऐसी अवस्था में सारीवारी बटी 2 गोली सुबह शाम को, अब बिलवारी तेल कान में डालना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये डिजेनरेशन जन वृद्धावस्था में स्वाभाविक व्याधि होती है। ऐसी अवस्था में डेफिनेस ठीक हो जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज के लिए मैंने योग बता रखा है, उसका सेवन कराएं। उसमें नींबू सुरस, अदरक सुरस, लहसुन सुरस और एप्पल का सिरका प्रत्येक 100 ग्राम ले लें। धीरे धीरे इसको धीमी आंच में पकाएं। जब आधा शेष रह जाए 200 ml तो उतार लें। जब ठंडा हो जाए तो उसमें 200 ml शहद मिला दें, और इस योग का प्रयोग 1 चम्मच सुबह शाम को लेवें। इससे मैंने देखा है, मैंने कई पेशेंट को ये दिया है, तो ब्लॉकेज कहीं का भी हो वो ख़त्म हो जाता है और नया ब्लॉकेज नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो क्या होता है, एक ब्लॉकेज ठीक होता है, दूसरा ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये दोनों साथ साथ में ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अर्जुन छाल चूर्ण और पुष्कर मूल चूर्ण, इसका कपड़छण चूर्ण तैयार करके या घन बटी भी तैयार कर सकते हैं। चूर्ण लेवें तो 5 ग्राम की 2 मात्रा, और घन बटी लेवें तो 2 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं। पाल्पिटेशन का बढ़ना ये निश्चित है कॉर्नरी जो आर्टरी है उसके ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है। ऐसी अवस्था में एक चूर्ण चरक का बड़ा फेमस है, हरित की, वसा, रासना, पिपली, नागरमोथा, सटी और पुष्करमूल, ये 7 औषधियाँ हैं। इनका आप कपड़छण चूर्ण तैयार कर सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, घन बटी तैयार कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार इन औषधियों का सेवन ब्लॉकेज की अवस्था में, पाल्पिटेशन की अवस्था में रोगी में कराना चाहिए। आज हमारे साथ जो वरिष्ठ चिकित्सक
ज्ञान पिपासु चिकित्सक जुड़े हुए हैं। वो हैं डॉक्टर माधव सुधा शर्मा जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर उषा तभानी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर रचना जायसवाल जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर पूजा पटेल, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर विजय यादव, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर संघमित्रा लोखंडे, डॉक्टर सविता पाटिल, डॉक्टर चैतन्य वैद्य, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर परेश मन्या, डॉक्टर आरवी प्रजापति जी, डॉक्टर वंदना पाठक जी, डॉक्टर विशु आर्या, डॉक्टर राजेश उपाध्याय, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर अनिल पांडे, डॉक्टर उमेश घोड़के, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर रणवीर शर्मा, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर संजय योगेश महाजन, निशा जोशी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि शर्मा जी का भी एक प्रश्न है। 5-6 साल का बच्चा है, उसको नेजल पॉलिप और नेजल कंजेशन है, तो इसमें अवपीड़नस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन षडबिंदु तैल 2-2 बूंद या 1-1 बूंद पेशेंट, 2 बूंद ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 बूंद दोनों नासा में निरंतर डालें। इसके अलावा टंकण भस्म 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, स्लज इत्यादि लौह 125 मिलीग्राम। इस पुड़िया को शहद के साथ पेशेंट को निरंतर 3 माह तक सेवन कराएं। इससे पॉलिप में भी और नेजल कंजेशन में निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर रजनीश शर्मा, प्रोलेप्स है रेक्टम का, फिशर भी है और ब्लड भी आता है, हमेशा कब्ज रहता है, गैस बनती है, इलाज से ठीक हो जाता है, 3 माह बाद पुनः हो जाता है। पंचकर्म नहीं करवाना चाहता है क्योंकि प्रोलेप्स है। तो निश्चित रूप से इसकी जड़ है कब्ज होना, विबंध होना, तो कब्ज को तो ठीक करना पड़ेगा। मुझे लगता है विरेचन कराने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। त्रिफलागढ़ से आभ्यंतर स्नेहपान करा दें और फिर कुटकी न देवें। बाकी त्रिव्रत है, अमलतास है, छोटी हरड़ है, 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना लें, कैस्टर ऑयल मिला करके 40 ml विरेचन करा दें, तो जो जमा हुआ मल है वो निकल जाएगा। और प्रतिदिन लगभग 20 ml एरंड तैल दुग्ध के साथ प्रातःकाल खाली पेट में या रात को सोते टाइम रोजाना देवें। इससे उनका विबंध नष्ट होगा, गैस भी नष्ट होगा और प्रोलेप्स भी ठीक ठाक हो जाएगा। प्रोलेप्स यदि है तो इसमें जात्यादि तैल या इरमरादि तैल की बस्तियाँ देनी चाहिए 30 ml की मात्रा में, और बस्ती देने के बाद गंडूस कॉटन में तैल में डुबो करके और गुदा में प्रवेश हल्का कर देना चाहिए। इससे धीरे धीरे रोगी को प्रोलेप्स ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, यदि मोशन क्लियर होता है, अपने आप होता है, तो बहुत अच्छी बात है। ताकत लगाएंगे तो प्रोलेप्स होगा। एक मूसक तेल बनाते हैं लोग, बाजार में शायद उपलब्ध हो, मिल जाए, तो मूसक तेल का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। लेकिन जहाँ तक विबंध की बात है, तो विबंध के लिए तो हल्का विरेचन आपको कराना पड़ेगा और इसमें कोई तकलीफ पेशेंट को नहीं होती। अगर बाय द वे नहीं कराना चाहता है तो प्रतिदिन कैस्टर ऑयल 30 ml की मात्रा में प्रातःकाल खाली पेट में देते जाएं। इससे मल प्रवृत्ति होगी, ठीक होगा। फिशर है, फिशर के लिए निम्ब पत्र क्वाथ से प्रक्षालन करें और निम्ब पत्र को बारीक पीस करके पेस्ट तैयार करके और जहाँ फिशर है
वहाँ लगाएंगे, इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा अर्श कुठार रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2-3 मात्राओं का सेवन कराएं। अभ्यारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को सेवन कराएं। लगातार ये 2-3 महीना ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट में आराम प्राप्त होगा। अब आइए, आज हम थोड़ा से अबवाहुक और खल्ली के रोग के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल अबवाहु के रोगी, फ्रोजन शोल्डर जॉइंट के रोगी बहुत प्राप्त होते हैं, क्योंकि निरंतर कंप्यूटर में लगे रहते हैं, निरंतर बैठ करके काम करते हैं, पोस्चर ठीक नहीं रखते, गर्दन सीधी नहीं रखते, गर्दन झुका के रखते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं हाथों के माध्यम से, और जिसकी वजह से अबवाहुक नामक व्याधि, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है। ये बहुत ही कष्टदायक व्याधि है, वातव व्याधि है। इसे हम पैरालिसिस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस भी कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया, निरंतर बैठकर कंप्यूटर आदि में काम करने से ये रोग उत्पन्न होता है। निदान में वात प्रकोपक आहार विहार का अत्यधिक सेवन करना, गर्दन या शोल्डर जॉइंट में आघात होना, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, क्लेविकल का भग्न हो जाना, अर्बुद का हो जाना, ब्रेकियल प्लेक्सस में आघात, इन्फ्लेमेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ये मुख्य रूप से इसके निदान होते हैं। इसमें लक्षण तो अंश संधि में वेदना होना और शिराओं में संकोच, हाथ की चेष्टा का पूर्णतः नष्ट हो जाना, बाहु में शोष एवं वेदना, अंशमूल स्थितो वायु शिरा संकोच तत्रगाः बहु प्रस्पंदित हरम जन्यत्य अबवाहुकम, अष्टांग हृदय निदान स्थान 15। यहाँ पर 2 लाइन का श्लोक अबवाहु के बारे में मिलता है। इसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करें। अबवाहुक में नस्यकर्म, स्नेहपान और स्नेहोपरांत भोजन, अभ्यंग और श्वेत, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अबवाहु हितम नस्यम स्नेहोत्तर भक्तिकाः, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान। नस्यकर्म के लिए इसमें अवपीड़न नस्य करना चाहिए। शोधन नस्य, जिसको हम अवपीड़न नस्य कहते हैं, या धमापन नस्य, वो करना चाहिए। तो 2 दिन अणुतेल या वचा तेल डालें 4-4 बूंद, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य में। और अवपीड़न के लिए वायवेडंग, शिग्रु और वचा, वायवेडंग, शिग्रु और वचा, इसका चूर्ण बना के रखें। आज मान लो या कल नस्य देना है तो आज 2 चम्मच और चूर्ण लेकर के थोड़ा सा पानी में मिला के चटनी जैसा बना के रखें, और प्रातःकाल उसको मसल के छान लें। 6-6 बूंद की मात्रा देना चाहिए। लगातार 21 दिन का कोर्स कराना चाहिए। इससे अबवाहु में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि वातज व्याधि है, इसलिए इसमें मृदु शोधन भी कर सकते हैं, मृदु विरेचन, आभ्यंतर स्नेहपान, नारायण तैल या महामास तैल या अश्वगंधा बला तैल का या मूर्छित तेल का अभ्यंतर स्नेहपान करें और मृदु विरेचन करा दें। स्नेहपान करने के पश्चात भोजन, संशमन के दृष्टिकोण से भोजन के 15 मिनट पहले 10 से 15 ml नारायण तेल, महामास तैल, अश्वगंधा बला तैल का सेवन कराएं, कुनकुना करके अनुपान उष्ण जल, और उसके बाद फिर 5 मिनट बाद आप 15 मिनट बाद आप भोजन कर लें। इससे भी अबवाहुक में आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, अभ्यंग करने के पश्चात इसमें अबवाहुक में पत्रपिंड श्वेत का बड़ा अच्छा रोल है। पत्रपिंड श्वेत करें, मैं बता चुका हूँ पत्रपिंड श्वेत कैसे करना है, इसका प्रयोग जरूर करें।
नस्य के रूप में पिप्पली और अपामार्ग और वचा, पिप्पली अपामार्ग वचा, इसका भी अवपीड़न या धमापन नस्य बड़ा ही लाभप्रद होता है। स्नेहपान जब कराएं तो पंचतिक घृत से या त्रिफला घृत से कराएं अथवा मूर्छित तिल तैल से भी आप करा सकते हैं। अभ्यंग और स्वेदन तो निरंतर करना चाहिए। दशमूल तैल से अभ्यंग करें, जैसा मैंने बताया, पत्रपन्न श्वेत, षष्टिकशाली श्वेत और विबंध होने पर मृदु विरेचन, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। मृदु विरेचन के लिए एरन तैल 20 ml, 100 ml दुग्ध गरम गरम कुनकुना और खाली पेट में प्रातः काल दें, इससे मृदु विरेचन रोगी में हो जाएगा। वस्ती कोर्स भी इसमें बड़ा लाभप्रद होता है। निरूह वस्ती के रूप में त्रिफला 50 ग्राम, विडंग 50 ग्राम और गिलोय 50 ग्राम, इन तीनों को 50-50 ग्राम लेकर के योगकुट कर लें। 1200 ml पानी डाल करके बॉइल करें 300 ml शेष रहने तक, और फिर इसमें गोमूत्र 50 ग्राम, यवक्षार 5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, काशीस 500 मिलीग्राम और सैंधवारी तैल 50 ml, ये विधिवत बस्ती तैयार करके देवें। अनुभूत बस्ती है, बड़ा अच्छा लाभ इसमें प्राप्त होता है। सैंधवारी तैल की अनुवासन देवें। तो ऐसा काल बस्ती, कर्म बस्ती के हिसाब से लगभग 16 बस्ती, जिसको हम काल बस्ती कहते हैं, वो जरूर कराएं। इससे पेशेंट में जड़मूढ़ से लाभ प्राप्त होता है। औषधि के रूप में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, गिरोय सत्व 250 मिलीग्राम और मल्ल सिंदूर 60 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना के एक पुड़िया सुबह शाम देवें। इसके अलावा रसराज रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। दिन में 2 या 3 पुड़ियाँ देवें। अग्नितुंडी वटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, इसका भी प्रयोग बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट और दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, दशमूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद सेवन कराएं। ये सब ट्रीट करने से अवबाहुक में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अब आइए खल्ली रोग। खल्ली रोग एक प्रकार क्रैम्स है, स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द मसल्स, उसको हम खल्ली रोग कहते हैं। वात प्रकोपक निदानों का अधिक सेवन करने से पैर, जंघा, उरु एवं हाथों के मूल अर्थात एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, थाई रीजन एंड रिस्ट ज्वाइंट, इनमें मर्दनवत वेदना होती है। कोई मर्दन, कोई दबा रहा है जोर से, ऐसी वेदना रोगी में प्राप्त होती है। जैसा मैंने बताया, स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द मसल हो जाए, कभी कभी मांसपेशियां एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं और फिर भयंकर वेदना होती है, उस टाइप की वेदना इसमें होती है। खल्ली, तुपाद, जंघा, उरु, कर, मूलात, मोटनी, चरक चिकित्सा स्थान 28। अधिक श्रम, अधिक यात्रा, विषम क्रियाएं करना, व्यायाम आदि का अतियोग खल्ली रोग को उत्पन्न करता है। इसकी चिकित्सा भी अभ्यंग, वायभ्यंग दशमूल तैल से और मर्दन, स्वेदन में उपनाह श्वेत या कृष्णा या मांस के द्वारा उपनाह करें, अन्यथा दशमूल के द्रव्य और दशांग लेप 20-20 ग्राम मिला करके और इसका लेप तैयार करें। इसमें कांजी 4 चम्मच, 2 चम्मच सरसों तेल डाल करके अच्छा लेप तैयार करके लेप लगाएं। इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जैसा मैंने बताया, अभ्यंग के लिए दशमूल तेल श्रेष्ठ है। सर्वांग वाश्वेत करें और पंचकोल करें, उससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। उद्वर्तन की प्रक्रिया ये भी मैंने कई बार बताई है, मेरी किताब में भी इसका उल्लेख है। उद्वर्तन हम लोग बहुत कम करते हैं।
एरन तैल 20 ml 100 ml दुग्ध में डाल करके प्रातःकाल सेवन कराएं हर दूसरे दिन। और बस्तियों में माधु तैल एक बस्ती का सेवन कराएं। माधु तैले समय स्याताम क्वाथा एरन मूलजाः पलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्ध सैंधवस्या फलेन एकेन संयुक्ता खजेन चा बिलोड़ता देया सुखो सुणबेजा माधु तैलिक संकाः। औषधियों में वात कुलांतक रस 60 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन रस 125 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम। यह एक मात्रा है, ऐसे दिन में 2-3 मात्राएं पेशेंट में लेना चाहिए। इसके अलावा अग्नितुंडी वटी, महायोगराज गुग्गुलु, सिंहनाथ गुग्गुलु का भी रोल अच्छा है। आशोरिष्ट में अश्वगंधारिष्ट और 10 मूलारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराना चाहिए। इस तरीके से कुछ मैंने अपने जो मैं अपनी चिकित्सा में अपने अवभावक और खली रोग में देता हूँ वो मैंने आपको बताया। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। कई हमारे जो प्रिय चिकित्सक हैं उनका फ़ोन आता है कि हमारी प्रैक्टिस में बड़ा सुधार हुआ है। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप इसी प्रकार जुड़े रहें। सबको हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। जय आयुर्वेद।